हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड के इस मंच में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग की। तो आज की ये न्यूज है कि 8वां वेतन जो आयोग है और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है हमारे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने सूचना दी है कि प्रधानमंत्री ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो चलिए इस पे हम डिस्कस करते हैं कि है क्या। तो सबसे पहले हम बात करें 8वां वेतन आयोग हमारा है क्या। तो जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की, ठीक है, तो 8वां वेतन आयोग है क्या। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि भारत सरकार, यानी भारत सरकार का मतलब है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्रीय सरकार जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसके द्वारा गठित वेतन आयोग करता क्या है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा पेंशन भोगियों के भत्ते तय करता है। होता क्या है कि एक समय सीमा के बाद क्या होता है कि पूरे विश्व में, हम भारत की बात नहीं करेंगे, कि महंगाई की दर बढ़ती है, उन दरों का जो है आकलन किया जाता है। उसके हिसाब से जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, वेतन आयोग क्या करता है कि उनके जो सैलरीज हैं उनको इनके इंक्रीमेंट के बारे में जो है एक सिफारिश करता है कि इनकी जो है बेसिक सैलरी इतनी बढ़नी है, और या उनका जो अलाउंसेस हैं या उनके भत्ते हैं वो इतने बढ़ने हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि नॉर्मली ये सिफारिश करता है। हालांकि सरकार इसकी सिफारिश माने या ना माने, वो सरकार का जो है अपना विवेक होता है, उनका अपना डिस्क्रिशन होता है। तो लेकिन ये करता है, और नॉर्मली क्या होता है कि सरकार इसकी सिफारिशों को मानती है, और मानने के बाद जो है आपकी जो राज्य सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें भी क्या करती है कि इन सिफारिशों का अनुसरण करती हैं। ठीक है, तो ये आपका वेतन आयोग होता है। ठीक है, 8वां वेतन आयोग लाभार्थियों के वेतन और पेंशन ढांचे में संशोधन की सिफारिश करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो आपका जितने भी आपके कर्मचारी हैं उनका जो भी मानदेय या परिसारमिक होगा या उनके जो भत्ते होंगे उनमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका वेतन आयोग का कार्य होता है। अभी जो है 7 वेतन आयोग आपके ऑलरेडी लग चुके हैं। ये वेतन आयोग का जो क्रम है वो 8वां है आपका। ठीक है, चलिए, तो इससे होना क्या है, तो हाल ही में जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं जिनका नाम अश्विनी वैष्णव है, तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कहा है कि लगभग 49 लाख से ज्यादा, या ये समझे कि नियर अबाउट आपके ये जो लोग हैं, आपके कर्मचारी हैं केंद्र सरकार में, 50 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। अब ये कर्मचारी कहाँ कहाँ हैं? ठीक है, ये कर्मचारी हमारे आर्म्ड फोर्सेस में हैं, जैसे आपकी नौसेना, सेना या वायुसेना है, हमारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं जिनको हम सीएपीएफ बोलते हैं, जिसमें आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज हैं, और भी जो आपके जितने भी आपके जो हैं ऐसे बल हैं जो आपके केंद्रीय जो फोर्स होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है, उसमें आते हैं उन उन सभी कर्मचारियों के वेतन। जितने भी आपके केंद्रीय पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनके वेतन, या जितने भी आपके केंद्र सरकार के उपक्रम हैं, ठीक है, वो सारे, ये सबकी जो मिलाकर संख्या है वो लगभग जो है 50 लाख है। तो इससे 50 लाख लोगों को फायदा होने वाला है, उनको जो अभी सेवारत है। ठीक है, इसी के साथ ही जो हमारा पे कमीशन होता है, वेतन आयोग होता है, जो हमारे कर्मचारी रिटायर कर चुके हैं और अभी पेंशन भोगी हैं। ठीक है, तो उनकी जो संख्या है लगभग वो 65 लाख है, आपकी 65 लाख है। तो इनको भी क्या किया जाता है कि इनकी जो पेंशन है उसमें भी इजाफा उसी के अनुसार हो जाता है, जितना कि ऊपर उनमें जो है इजाफा होता है। ठीक है, तो ये है। अब ये लाया क्यों जा रहा है, देखिए, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल के बाद जो है पे कमीशन बैठता है और समीक्षा करता है कि कितनी जो है वेतन बढ़ने चाहिए, कितने जो है भत्ते बढ़ने चाहिए। ठीक है, तो पहला जो आपका 7वां पे कमीशन था वो अभी दिसंबर 2025 में समाप्त होने वाला है, उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है। ठीक है, तो वैष्णव ने कहा कि चूंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है, इसलिए प्रक्रिया शुरू करने से इसके पूरा होने से पहले सिफारिशें प्राप्त करने और उनकी समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित हो जाएगा। यह बात बिल्कुल सही है कि टाइम से पहले, क्योंकि दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा, और समाप्त होते ही त्वरित रूप से जल्दी ही क्या हो जाए कि वेतन आयोग जो है वो उसकी सिफारिशें लागू हो जाए, और जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, और यहां तक कि फिर राज्य भी उनका अनुसरण करता है, राज्य के जो भी कर्मचारी हैं उनको जो वेतन है, वेतन में एक वृद्धि के रूप में उनको वेतन मिलना चाहिए।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए इसमें जो है ये भले ही इन्होंने 2025 तक का वादा किया हो, लेकिन होता क्या है कि ये टाइम ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें वेतन आयोग बैठता है, समीक्षा करता है और वो बताता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि 2014 वाला जो था, 2014 में जब आपका 7th पे कमीशन आया, उसकी अगर हम बात करें तो 2016 तक जाते जाते इसकी सिफारिशें लागू हुई। ठीक है, तो ये बातें इसमें बताई गई हैं। अब हम आगे इसमें अगर हम बात करें तो वेतन आयोग का उद्देश्य क्या होता है, तो वेतन आयोग का उद्देश्य ये होता है कि ये एक्चुअली होता क्या है कि जो भी हमारे कर्मचारी होते हैं, खास तौर पे सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए होता है, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए नहीं होता है। महंगाई के साथ संतुलन बनाने के लिए होता है। अब होता क्या है, इसको उद्देश्य लाया क्यों जाता है, ये देखिए क्या होता है कि भारत में दो सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है और एक आपका गवर्नमेंट सेक्टर है। ठीक है, अब गवर्नमेंट सेक्टर में जो होता है एक सैलरी, जब भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं, सपोज दैट आप जो है ना सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैं यानी एसडीएम है, और आपको पहले ही जो है सारी चीजें डिफाइन कर दी जाएंगी कि आपकी सैलरी ये होगी, प्रत्येक वर्ष इतना इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन जो इंक्रीमेंट लगता है वो इंक्रीमेंट से ज्यादा क्या होता है, कभी कभी इन्फ्लेशन हाई रहती है हमेशा। तो होता क्या है कि जो कॉम्बिनेशन महंगाई के साथ में है, क्योंकि एक जो कोई भी कर्मचारी है उसका अपना जीवन निर्वाह करने का तरीका होता है, तो महंगाई के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन पाता है। तो उद्देश्य ये केवल होता है कि इस कॉम्बिनेशन को सेटल करने के लिए जो है पे कमीशन प्रत्येक 10 वर्ष में लाया जाता है। अब बात करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं आता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर का कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक बना रहता है, किसके साथ में, महंगाई के साथ में। माने कि महंगाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो महंगाई के साथ साथ क्या करेंगे कि जो सैलरीज होती हैं यानी जो मानदेय होते हैं, तो मानदेय की अगर हम बात करें तो ये साथ साथ जो है स्वतः ही बढ़ते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है डिमांड सप्लाई वाला फॉर्मूला एक तरीके से चलता है। क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज भी बढ़ेंगी, क्योंकि महंगाई के साथ साथ सारी चीजें बढ़ती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि फिक्स सैलरी मिलती रहती है, तो उससे क्या होता है कि महंगाई के साथ साथ इसका कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और रक्षा बलों के वेतन ढांचे की समीक्षा करता है। यह वेतन भत्तों, बोनस और अन्य लाभों में बदलाव की भी सिफारिश करता है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य यही है कि समय के अनुसार जो है जो महंगाई है उसके साथ जो है सेटलमेंट करने के लिए एक तरीके से इसको लाया जाता है। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा जो है जान लेते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है एक्चुअली। तो इसके जो प्रमुख तथ्य हैं, जो मेजर फैक्ट्स है वो हम जान लेते हैं। तो पहला वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था। उस टाइम पे यहाँ पे जो है ये ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि सैलरी आजाद भारत में ही मिलनी स्टार्ट हुई है, पहले से ही जो है एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, भारतीय जो है वो काम करते थे, भले ही वो सरकार आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों ना हो। ठीक है, आजादी के बाद तक की अगर हम बात करें तो अब तक जो है कुल 7 वेतन आयोग जो है लागू हो चुके हैं। अब ये जो वेतन आयोग है आपका 8वां वेतन आयोग है। उसमें अगर हम बात करें, आमतौर पर वेतन आयोग का गठन हर 10 वर्षों में किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है, आगे पीछे भी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई। ठीक है, तो 2016 से देखें और 2025 का जो समय है 25 के दिसंबर तक, तो ऐसे तो देखें तो 9 ही साल हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे होता क्या है कि पूरे 10 वर्ष जो है से कम भी समय हो जाता है, ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन जो है आमतौर पर 10 वर्ष के बाद इसकी बात की जाती है। ठीक है, वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी इसी आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं। सरकार के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि जब आपका वेतन आयोग गठित किया जाता है, जैसे कि मैं वेतन आयोग की बात करूं, ठीक है, पे कमीशन, ये जो है क्या किया जाता है, परमानेंट नहीं होता है। ये इसका गठन हुआ, इसमें सबसे पहले क्या होगा कि एक इसका जो है अध्यक्ष या चेयरपर्सन जिसको हम कहते हैं वो बनाया जाएगा। ठीक है, एक चेयरपर्सन होगा। ठीक है, और चेयरपर्सन के साथ इसको जो है 2 सदस्य भी दिए जाएंगे, 2 मेंबर्स इसके साथ होंगे। ठीक है, अब ये केवल अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए बनता है। एक जो है ये पूर्णकालिक नहीं होता है, अंशकालिक होता है। जैसे ही अपनी सिफारिशें जो है रिकमेंडेशन दे देता है, उसके बाद ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो इसको गठित किया जाता है। अब ये पे कमीशन है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे 18th जो पे कमीशन है ये बनेगा। बनने के बाद इसका एक चेयरपर्सन होगा, 2 मेंबर होंगे,
और ये जो है अपनी सिफारिशें जो है वो सरकार को देगा। ठीक है, अब सरकार क्या है कि इसकी सिफारिशें माने या ना माने या आधी अधूरी माने, लेकिन फाइनली जो फाइनेंस आपका मिनिस्ट्री होती है यानी वित्त मंत्रालय होता है, उसमें जो व्यय विभाग होता है वो अपने लेखा जोखा के अनुसार बताता है कि मैं ये बातें मानूंगा। सपोज दैट मैं बातें करता हूं, यहाँ पे कोई कर्मचारी ए है और पे कमीशन ने कहा है कि भाई आप इसको जो है, मैं नॉर्मली एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 800 रुपए इसके बढ़ाएं, लेकिन यहाँ पे जो व्यय विभाग है वो कहेगी 800 रुपए नहीं मैं बढ़ाऊंगा, 800 रुपए में नुकसान हो रहा है, हो सकता है कि व्यय विभाग 600 रुपए बढ़ाए। लेकिन ये मैं बता रहा हूं, लेकिन नॉर्मली इसकी जो रिकमेंडेशंस है वो मान ली जाती है। ठीक है, तो ये होगा। तो सिफारिशों को कहने का मतलब ये है कि आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करना जो है वो सरकार का मामला है कि सरकार उसको स्वीकार करे या ना करे। ठीक है, प्रमुख कार्य आप जानते ही हैं, कर्मचारियों के वेतन ढांचे का आकलन करता है, भत्तों और अन्य वित्तीय लाभों की भी समीक्षा करता है और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुधार के प्रस्ताव भी देता है। यह भी ध्यान रखें कि केवल सैलरी नहीं बढ़ाता है, आपने जो है सुधार के जो उसके रिफॉर्म करने के लिए जो भी उसकी प्रस्ताव हैं वो भी बताता है कि भविष्य में आप ये रिफॉर्म इसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि वेतन आयोग का प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास रहता है। ठीक है, तो वेतन आयोग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, व्यय विभाग के नियंत्रण में कार्य करता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग होता है, उसके नियंत्रण में काम करता है। इस प्रकार वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सिफारिशें प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से देखा जाए ये केवल सिफारिश कर सकता है, रिकमेंडेशंस अपनी दे सकता है, इसकी कोई भी बात जो है वो बाध्य नहीं है व्यय विभाग के ऊपर कि आप जो है मेरी बातें मानेंगे ही मानेंगे। ठीक है, चलिए तो ये है। अब ये टेबल देख सकते हैं, ये जो टेबल देख रहे हैं आप, ये 7th पे कमीशन की है। किसकी है? 7th पे कमीशन की। इसको हम यहां से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर से आपके पे बैंड दिए गए हैं, ये अलग अलग स्लैब है। एक स्लैब है आपकी 5200 से लेकर 20,200 तक की। जैसा कि आप जो है फॉर्म में देखते हैं या कोई फॉर्म फिल करते हैं, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का फॉर्म फिल करते हैं तो वेतनमान लिखा रहता है उसमें कि 5200 है या आपका 5200 20,200 ऐसे लिखा रहता है ना। तो ये पे बैंड है एक तरीके का। ठीक है, 9300 से 34,800 की स्लैब है, 15,600 से 39,900 की है, 37,400 से 67,000 वाली है, 67 से 79,000 वाली, 75,500 से 80,000 वाली, 80 और हाईएस्ट जो स्लैब है वो 90,000 की है। अब कहेंगे कि सर क्या 90,000 हाईएस्ट होती है? नहीं, इसमें इसको समझने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। देखिए यहां पे दो चीजें दी हैं, एक आपका ग्रेड पे होता है, ठीक है, एक आपका जो एंट्री पे होता है, ईपी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है जिसको आप बेसिक पेमेंट कहते हैं, एक तरीके से बेसिक पे होती है ये। ठीक है, अब एंट्री के आपके लेवल अलग अलग होते हैं, आप किस लेवल पे एंट्री कर रहे हैं। अब जैसे कि सपोज दैट आप जो है मैं ऐसे ही ले लेता हूं, आप जो है एज ए एसडीएम कहीं अपॉइंट होते हैं। ठीक है, यानी आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या बिहार लोक सेवा आयोग या आप संघलोक सेवा, इवन संघलोक सेवा आयोग की भी परीक्षा देके आप एसडीएम बनते हैं, तो आपका जो पे बैंड होगा वो ये वाला होगा। पे बैंड 10 में आप आते हैं। ठीक है, अब पे बैंड 10 में हम यहां देखेंगे जो एंट्री पे आपकी जो सैलरी है वो कितनी है। यहां पे देखिए ये 56,100 रुपए है। ठीक है, और यहीं पे अगर आप देखेंगे आपका ग्रेड पे कितना बनता है, 5400 रुपए बनता है। ठीक है, तो 56,100 5400 ये हुई आपकी सैलरी, प्लस इसमें जो है आपको एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेज, ठीक है, टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, ये सारी चीजें जुड़ के आपकी एक ग्रोस सैलरी बनती है। ठीक है, वो सारी चीजें वैरी करती है कि आप कहां पे हैं कहां पे नहीं है। लेकिन पे कमीशन जो बता रहा है आपको, पे कमीशन ये कह रहा है कि इनकी जो टैली कहती है कि एक एसडीएम को एंट्री लेवल पे 56,100 रुपए या 5400 रुपए उसको ग्रेड पे मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब जैसे कि आप जाएंगे फिर आप प्रमोट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के आप जो है पे बैंड 12 पे आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सैलरी आपकी 78,800 है। ऐसे ही जाते रहेंगे, माने कि आप जो है आईएएस रिक्रूट हुए और रिक्रूट होने के बाद आप जो है पहुंच जाते हैं कहां पे, कैबिनेट सेक्रेटरी पे। तो आपकी जो सैलरी हो जाती है फिर ये वाली है, आप कैबिनेट सेक्रेटरी हैं भारत के सरकार के, तो आपका जो फिक्स सैलरी है वो 2.5 लाख रुपए है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये 2.5 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे
और इसी के साथ अगर हम बात करें ग्रेड पे, यहाँ पे ग्रेड पे नहीं होता है, ये नॉन ग्रेड पे यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका। देखिए ये स्लैब देख रही है नॉन ग्रेड पे में है, ठीक है, इनको हम जो है HAG बोलते हैं, ये होता नहीं है इसमें। चलिए खैर, तो इससे आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 8वें पे कमीशन में कितनी संभावनाएं हैं, कितना बढ़ सकता है, वो थोड़ा इसमें हम आंकड़ा देख लेते हैं। देखिए ये एक सैलरी देख लेते हैं कि एक SDM की पे स्लिप समझ ले, ठीक है, समझ ले कि आप SDM है और ये आपकी पे स्लिप है। तो SDM आप एंट्री लेवल पे आपका ग्रेड पे कितना होगा, 5400 रुपए। पे बैंड में, पे लेवल में किस में आएंगे आप, 10वें पे बैंड लेवल में आएंगे, ठीक है। बेसिक पे हुआ आपका 56,100 रुपए। ये जो मैक्सिमम बेसिक पे है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम हो सकता है बाद में चल के। HRA सिटी वाइज होता है, क्लास X, अगर आप जो है क्लास X शहर में रहते हैं, ठीक है, तो आपका HRA जो होगा वो 7884 होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है अलग अलग सिटीज में वेरी करता है कि आपका कितना होगा, यहाँ पे 7600 रुपए होगा। तो ऐसे ये 7th पे कमीशन के हिसाब से 5400 रुपए हुआ आपका ग्रेड पे, 56,100 रुपए आपकी बेसिक जो है पे सैलरी हुई, और 7884 जो है आपका क्या हुआ HRA, और 7600 हुआ आपका क्या ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज। तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी होगी आपकी 76,984 रुपए, ये सैलरी बनती है। एंट्री लेवल पे ये सैलरी है, इस पे हर वर्ष जो है वो इंक्रीमेंट भी लगता है, ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन ये जो सैलरी है आपकी 76,984 है। अब संभावनाएं हैं कि जो है जो 8वां पे कमीशन लगेगा वो 90 से लेके 92% तक जो है इसमें बढ़ने की संभावना है। अब नॉर्मली हम 90% ले लेते हैं, 5400 में जब हम 90% इसका बढ़ा के जोड़ेंगे तो ये अभी की जो सैलरी हो जाएगी आपकी 10,260 हो जाएगा। क्या आपका, ये हुआ आपका ग्रेड पे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें बेसिक सैलरी भी जोड़ेंगे आप, बेसिक पे कितना है, तो बेसिक पे जो है इसमें वो हो जाएगा आपका, जब 56,100 का हम 90% करेंगे लगभग, वो हो जाएगा आपका 1,06,590 रुपए, ये बेसिक सैलरी हुई। फिर आपका जो है HRA आ जाता है यहाँ पे, हाउस रेंट अलाउंसेज की अगर हम बात करें तो ये हुआ आपका बढ़ा के 14,950 रुपए। इसमें फिर अगर हम ट्रैफिक अलाउंसेज अगर हम ऐड कर दें तो इसका अगर हम 90% देखें तो ये बढ़ के हो जाता है 14,440 रुपए, यानी 8वें पे कमीशन के हिसाब से एक SDM जो लगता है एंट्री लेवल पे, उसकी जो सैलरी होगी लगभग 1,40,240 रुपए होगी। ये सैलरी ऐसी मानी जाती है। तो ये ग्रोस सैलरी जो है पर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो इतनी इनकी बनती है। तो ऐसे ये इसमें चीजें बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों ये हमने बताया है आपको 8वें वेतन आयोग के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, और हमें दीजिए अब इजाजत। हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, गुरुकुल माइंड हमारा चैनल है। अगर आप हमसे जो है इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप ये हमारा टेलीग्राम पेज है, ठीक है। आप हमें जो है फेसबुक पे भी जो है फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा हमारा जो है ये एड्रेस है। और साथ ही हमें जो है आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 8882608880। और हमारे कंटेंट रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप हमें जो है हमारी वेबसाइट www.gurukulmind.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।